दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ भाई आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, आपने रेगिस्तान के बारे में तो सुना ही होगा। रेगिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ रेत के अलावा आपको दूर दूर तक कोई भी इंसान देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि किसी देश के अंदर रेगिस्तान जैसे हालात हैं, तो आपको कैसा लगेगा। जी हाँ दोस्तों, इस दुनिया में एक ऐसा देश है जहाँ का हाल किसी रेतीले मैदान की तरह है। इस देश के अंदर लाखों किलोमीटर की जमीन पूरी तरह से खाली पड़ी हुई है, लेकिन कोई वहाँ रहने को तैयार ही नहीं है। यहाँ की सरकार कई तरह की कोशिश करती रहती है ताकि लोग आए और यहाँ पर बस जाएं। लेकिन इस देश के लोग खुद ही अपने घर छोड़कर दूर देशों में जाकर बसने लगे हैं। दोस्तों, ये देश मंगोलिया है। जी हाँ, वही मंगोलिया जिसके चर्चे 18वीं और 19वीं सदी में पूरी दुनिया में हुआ करते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आज के समय में इस देश का 90% हिस्सा खाली पड़ा हुआ है। इस 90% जगह पर लोगों का नामो निशान तक नहीं है और लोग चाहकर भी इस जगह पर रहना नहीं चाहते। आज हम आपको इस वीडियो में उन कारणों के बारे में बताएंगे जिसकी वजह से मंगोलिया की इतनी जमीन को खाली होना पड़ा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जरा थम जाइए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले चलिए आपको मंगोलिया के बारे में बता देता हूँ। पूर्व में आउटर मंगोलिया के नाम से जाना जाने वाला मंगोलिया रिपब्लिक कई देशों से घिरा देश है, जो रशियन फेडरेशन एंड पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के बीच स्थित है। इस देश का क्षेत्रफल दोस्तों 15,64,116 वर्ग किलोमीटर है, जो अलास्का राज्य से थोड़ा छोटा है। ये कजाकिस्तान के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड देश भी है। इस देश का राजधानी शहर है दोस्तों उलन बटार। मंगोलिया की सीमाएं उत्तर में रशिया, दक्षिण पूर्व और पश्चिम में चाइना से मिलती है। हालांकि मंगोलिया की सीमा कजाकिस्तान से नहीं मिलती, लेकिन इसकी सबसे पश्चिमी छोर कजाकिस्तान से केवल 24 मील यानी कि 38 किलोमीटर दूर है। मंगोलिया की आबादी की बात करें तो मौजूदा समय में वहाँ लगभग 34 लाख के लोग करीब रह रहे हैं। अगर क्षेत्रफल के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ लोग खेती कर पाते हैं, क्योंकि इस देश का ज्यादातर हिस्सा स्टेप्स से घिरा हुआ है, जिसके उत्तर और पश्चिम में पहाड़ है और दक्षिण में गोबी रेगिस्तान है। दोस्तों, रिपब्लिक ऑफ मंगोलिया के नाम से जाना जाने वाला यह देश पूरी तरह से एक लैंडलॉक कंट्री है, जिसके पास इतनी जमीन है कि लाखों की संख्या में लोग आकर यहाँ आराम से रह सकते हैं। लेकिन फिर भी इस देश में कोई रहने को राजी नहीं है। आज इस देश के हालात दोस्तों कुछ ऐसे हैं कि यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में केवल 2 लोग ही रह रहे हैं। अगर इस लिहाज से ही देखा जाए तो मंगोलिया सबसे पीछे है। पिछले कुछ सालों में जो बचे हुए कुछ लोग इस देश में रह रहे थे, वो लोग भी इस देश को छोड़कर जा चुके हैं। अब मंगोलिया की तस्वीर कुछ ऐसी है कि आप जहाँ भी नजर घुमाएंगे वहाँ बस खाली पड़ी हुई जमीन ही आपको नजर आएगी। जो 34 लाख लोग इस देश में रह रहे हैं, इनमें से 200 से 300 भारतीय लोग भी हैं। ये लोग भी मंगोलिया छोड़कर भाग न जाएं, इसके लिए मंगोलिया गवर्नमेंट कुछ न कुछ करती ही रहती है। जैसे कुछ ही समय पहले मंगोलिया के टीवी पर महाभारत को डब करके दिखाया जाने लगा था। 19वीं सदी में मंगोलिया एक काफी अच्छा विकसित देश था। इसके पास लोग थे, काम करने के लिए तरह तरह के साधन मौजूद थे। इस देश की इकोनॉमी अच्छी थी और सड़कों पर लोगों का आना जाना दिखाई देता था। लेकिन 20वीं सदी के आते ही दोस्तों अचानक इस देश की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। ऐसा लगने लगा मानो मंगोलिया ने दूसरा जन्म लिया हो। लेकिन ऐसे कई कारण थे जिसकी वजह से मंगोलिया की यह हालत हुई, क्योंकि आज इस देश में लोग रहने को राजी ही नहीं है। चलिए दोस्तों, वो रीजंस आपको एक एक करके बताते हैं। मंगोलिया हमेशा से ही एक ऐसा देश रहा है जो अपने कल्चर को लेकर दोस्तों काफी ज्यादा आक्रामक रहा है। इस देश का जो पतन हुआ उसका सबसे पहला कारण सोवियत संघ को माना जाता है, जिन्होंने इस देश पर कब्जा करने के बाद यहाँ की संस्कृति को पूरी तरह से खत्म कर दिया, जिसके बाद मंगोलिया हर तरह से तबाह होता चला गया। इकोनॉमी के साथ 70 के दशक में इस देश की जन दर में तेजी से गिरावट आई। आज के समय में मंगोलिया की 59% आबादी 30 साल से कम उम्र की है। मंगोलिया में कम पॉपुलेशन होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण 16वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म का होना माना जाता है। दरअसल इस धरती पर किंग राजवंश ने अपना शासन किया था। किंग राजवंश के 2 शताब्दियों से अधिक 1691 से 1911 तक चले शासन के तहत मंगोलिया में बौद्ध धर्म इतनी मजबूती से फिर से उभरा जितना पहले कभी भी नहीं था, और देखते ही देखते ये प्रमुख धर्म बन गया। किंग राजवंश के समय 3 से 1 मंगोल पुरुष बौद्ध भिक्षु थे। चूँकि भिक्षु विवाह नहीं कर सकते और बच्चे पैदा नहीं कर सकते, इसलिए आज मंगोलिया में अगर इतनी खाली पड़ी जमीन पर लोग नहीं है तो इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है। दोस्तों, एक समय मंगोलिया के चरवाहों को पूरी दुनिया में सबसे लोकप्रिय चरवाहा माना जाता था। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि मंगोलिया के लोग इसे अपनी संस्कृति का हिस्सा मानते थे। और जैसे कि दोस्तों हम आपको बता ही चुके हैं कि मंगोलिया के लोग अपनी संस्कृति से काफी ज्यादा जुड़े हुए थे। सालों बाद आज भी इस देश के लोग अपनी चरवाहा संस्कृति के साथ गहरा नाता रहा है। ग्रामीण यानी कि गाँव में रहने वाले ज्यादातर लोग अभी भी दोस्तों इसी जीवन शैली का पालन करते हैं। हालांकि देश के 34 लाख लोगों में से लगभग 70% लोग आज शहरों में रह रहे हैं, जिनमें से लगभग आधे मंगोलियाई अकेले राजधानी उलान बटार में रहते हैं। 2010 के दशक की शुरुआत में मंगोलिया दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी, जिसे देखते हुए ग्रामीण इलाकों में रह रहे लोगों ने शहरों में बसना शुरू कर दिया। देश की अर्थव्यवस्था इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट और तांबे जैसी धातुओं की कीमत में उतार चढ़ाव पर निर्भर है। 2014 में सरकार की नीतियों में बदलाव के कारण दोस्तों इन दोनों ही फैक्टर्स पर काफी ज्यादा असर पड़ा और देखते ही देखते मंगोलिया की इकोनॉमी काफी ज्यादा नीचे आ गई। इसका नतीजा ये निकला कि जिस मंगोलिया में नौकरी की भरमार थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई और जिन लोगों को गाँव छोड़कर शहर आना पड़ा वह मंगोलिया को छोड़कर जाने
आने लगे। 2016 में लगभग 30% मंगोलियाई गरीबी में रहते थे। धीमी अर्थव्यवस्था के बावजूद हर साल लगभग 40,000 ग्रामीण मंगोलियाई शहर की ओर चले जाते हैं। इनमें से ज्यादातर मंगोलियाई को अपने पड़ोसी देशों की ओर जाना पड़ता है। मंगोलिया को दोस्तों एक समय कृषि की भूमि कहा जाता था। भले ही इस देश की भूमि पर क्लाइमेट कंडीशन के चलते खेती करना आसान नहीं था, लेकिन इसके बावजूद लोग खेती करते रहते थे। पूरे एशिया में दूसरा ऐसा कोई भी देश नहीं था जो मंगोलिया के लोगों के मुकाबले खेती कर पाए। यहाँ जितने भी लोग रहते थे अधिकतर लोग खेती ही करते थे। साल 1994 में मंगोलिया में करीब 3,30,700 टन अनाज की खेती की गई, लेकिन 1998 में यह आंकड़ा 1,94,900 टन तक पहुँच गया। इस देश में रहने वाले लोग सब्जी और अनाज की खेती इतने बड़े स्तर पे करते थे और सीधे बाजार में जाकर बेचा करते थे। लेकिन इसके बाद इस सेक्टर का दोस्तों निजीकरण कर दिया गया। निजीकरण के बाद फसल उत्पादन में तेजी से गिरावट आई और देखते ही देखते जिस मंगोलिया में पूरे साल अनाज और सब्जियों की खेती का कोई मुकाबला नहीं था, वहाँ मानो अचानक ही सूखा पड़ गया। लोगों को अपने खेत छोड़ने पड़े। जिन लोगों को अपने परिवार का गुजारा करने में परेशानियां आने लगी, वो लोग देश छोड़कर चले गए, जिसका कारण एक गलत डिसीजन को माना गया। दोस्तों, एक दौर ऐसा था जब मंगोलिया को लेकर कई बड़े बड़े देश ये मानते थे कि आने वाले कुछ ही सालों में ये देश मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा, क्योंकि 80 से 90 दशक के दौरान मंगोलिया में लोग की संख्या भी काफी थी और कई चीजों को यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया जाता था। यहाँ के लोग मेहनत करते थे और अपने देश की इकोनॉमी को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहते थे। 1998 में मंगोलिया की इकोनॉमी का 24% मैन्युफैक्चरिंग से ही आता था। रूस मंगोलिया के फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए सबसे मेन बाजार था, जो सॉसेज और कैंड मीट की मैन्युफैक्चरिंग करता था। फिर अचानक से सरकार ने सोचा कि भाई सेक्टर को पूरी तरह से अपने अंडर में ले लिया जाए, लेकिन ऐसा करना एक गलत डिसीजन साबित हुआ। निजीकरण होने के बाद मंगोलिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी गिरता चला गया। 1994 और 1998 के बीच चमड़े के जूते, चमड़े के कोट, भेड़ की खाल के कोट और ऊनी कपड़ों का उत्पादन काफी तेजी से घटता चला गया। इसका नतीजा ये हुआ कि लोग बेरोजगार होने लगे और उन्हें ये जगह छोड़कर किसी दूसरे देश में जाकर रहना पड़ा। मंगोलिया एक ऐसी जगह है जहाँ के क्लाइमेट कंडीशन में रहना हर किसी के बस की बात नहीं है। इस देश का तापमान ज्यादातर ठंडा ही रहता है। यहाँ कई बार इतनी ज्यादा बर्फबारी हो जाती है कि लोगों का घरों से निकलना ही मुश्किल हो जाता है। बर्फबारी से बचो तो भाई सूखा इस देश में रहने वाले लोग के सामने कई तरह की परेशानियां खड़ी कर देता है। मंगोलिया एक दशक में लगभग 2 बार सूखे से पीड़ित होता है। यही कारण है कि मंगोलिया में रहने वाले लोगों को इधर उधर भटकना पड़ता है और आज देश के कई लोग नोमैड्स यानी कि खाना बदोश की तरह जीवन जीते हैं। यानी कि कुछ ही समय में ये लोग मंगोलिया से बाहर चले जाते हैं। मंगोलिया चरवाहे खाना बदोश जीवित रहने के लिए अपने जानवरों पर निर्भर थे और अपने झुंड के लिए पानी और घास की तलाश में कई बार अपनी रहने की जगह बदलते थे। चरवाहे एक सीमित सीमा तक शिकार और खेती करते थे, लेकिन संकट के समय में वो चीन के साथ व्यापार पर निर्भर थे। आखिर में उनके पास एक ही रास्ता बचता था, अपने देश को छोड़कर यहाँ से बाहर चले जाना और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए मंगोलिया के लोग बिना सोचे समझे ये करने पर मजबूर हो जाते थे। दोस्तों, एक समय ऐसा आया था जब मंगोलिया की धरती पर मंगोल जाति के लोगों का अधिकार हुआ करता था। इस पूरे देश में मंगोल जनजाति के लोग फैले होते थे, जो पूरी दुनिया में कई बड़े देशों में चर्चा का विषय बने रहते थे। मंगोलियंस के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये जाति सामान्य लोग की तुलना में बहुत अलग थी। ये लोग किसी भी देश की सेना का सामना कर सकते थे, क्योंकि ये लोग किसी भी युद्ध में लड़ने के लिए ट्रेंड होते थे। 13वीं और 14वीं शताब्दी के बीच मंगोल साम्राज्य का उदय हुआ, जिससे विश्व में मंगोल जाति को एक अलग पहचान मिली। उस समय मंगोलिया में इस जनजाति के लोगों का खुद का एक किंगडम माना जाता था। मंगोल जाति के लोगों को शहरों का रहन सहन पसंद नहीं था, जिसके कारण वे लंबे चौड़े मैदानों में तंबू बनाकर रहते थे। आपको जान के हैरानी होगी कि मंगोल साम्राज्य 33 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ था। लेकिन गेंगिस खान, जिसे लोग चंगेज खान भी कहते हैं, उसकी मौत के बाद पूरा साम्राज्य बिखर गया। जो लाखों लोग एक जाति के होकर मंगोलिया की धरती पर रह रहे थे, वो सब अलग अलग ग्रुप्स में बट गए और चाइना, ईरान, सीरिया और इराक जैसे देशों में जाकर बसने लगे। सन 1260 के दशक के बाद मंगोल साम्राज्य को अपनी सैन्य अभियानों पर रोक लगानी पड़ी, जिसके बाद धीरे धीरे मंगोल साम्राज्य सिमटने लगा। आज के समय में स्थिति कुछ ऐसी है कि इस वंश के लोगों को आप ढूंढने भी जाएंगे तो भी मुश्किल से ही आपको कुछ मंगोलियन लोग मिलेंगे। तो दोस्तों, ये थी मंगोलिया की कहानी, जो हजारों किलोमीटर की जमीन खाली पड़ी होने के बावजूद लोगों से वीरान पड़ा है। सैकड़ों हजारों मंगोलियाई वर्तमान में अपने कल्चर और मॉडर्न लाइफस्टाइल के बीच फंसे हुए हैं। सरकार पहले से ही संकट से निपटने के लिए दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ कर पाने में कामयाब नहीं हो पा रही है। ऐसे में फ्रेंड्स, आने वाले समय में मंगोलिया के लिए पॉपुलेशन के लिहाज से और ज्यादा परेशानी हो सकती है। खैर, अगर आपके पास आइडिया हो कि मंगोलिया में लोगों को कैसे बसाया जा सकता है, तो अपना आइडिया हमारे साथ शेयर जरूर करें। आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और संग में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।